गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी की आंसर राइटिंग करते हैं उस समय यूपीएससी के द्वारा दिए गए डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब होता है और वो किस तरह से इंपॉर्टेंस होते हैं वाइल राइटिंग द आंसर्स, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यूपीएससी का जब आंसर लिखा जाता है फिर या यूपीपीसीएस का आंसर लिखा जाता है तो बेसिकली यूपीएससी और कोई अदर स्टेट एग्जामिनेशन है वो आपसे चाहते ही क्या है। अगर उनकी डिमांड को अगर हम समझ पाते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फुलफिल द डिमांड एंड विल गेट सिलेक्टेड। सो लेट अस टॉक अबाउट ऑल दिस कीवर्ड्स। देखिए बेसिक जो होता है आंसर राइटिंग का तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, दीज आर द लाइक बेसिक्स ऑफ द आंसर्स, राइट। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द GS 1 2 3 4, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनका मतलब अलग हो जाता है, बॉडी अलग हो जाती है, राइट। सो हमें वही आंसर करना जो क्वेश्चन में पूछा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा है और हम वही लिख रहे हैं जो हमें आता है, राइट। और जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली बॉडी को डिसाइड करते हैं। हमारे आंसर में जो बॉडी होती है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, ये बॉडी वाला होता है और ये कंक्लूजन वाला, राइट, लास्ट वाला कंक्लूजन है। तो जो डायरेक्टिव वर्ड होते हैं वो बेसिकली किसको डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा डायरेक्टिव वर्ड, लेट मी राइट। जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली किसको डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं बॉडी को। इज दैट क्लियर। और जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होता है दैट कैन बी सेम। सेम का मतलब ये नहीं कि आपने जो लिखा है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में लिख दिया, नो, इट्स लाइक कंक्लूजन इज समथिंग डिफरेंट। दैट्स लाइक आई वुड से क्रक्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो भी लिखा है उसका क्रक्स लिखना है, समराइज करना है इन द फ्यू वर्ड्स, राइट। और जो हमारा आंसर होना चाहिए फॉर्मल होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट, राइट। सो द इंटेलेक्चुअल ट्रेट शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। सो आपका जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, राइट। पैराग्राफ में होना चाहिए विथ एक्सेप्शंस लाइक डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स एंड एक्सेट्रा दैट कैन बी यूज्ड, बट विद द एक्सेप्शंस। ऐसा नहीं कि हर एक आंसर में डायरेक्ट बना दिया आपने, एक चार्ट बना दिया ये और ये इस तरह का, ना, सब में नहीं, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसको अच्छे से पढ़िए और यूपीएससी क्या डिमांड करता है वही सारी चीज़ लिखिए, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ने किस तरह के डायरेक्टिव वर्ड्स दे रखे और उसका मतलब क्या है। यूपीएससी ने अपने डायरेक्टिव में कहा है कि जो कैंडिडेट उसकी हैंड राइटिंग होना चाहिए क्या, एक लीजिबल होना चाहिए, मतलब पढ़ने लायक होना चाहिए। अगर लीजिबल नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो राइटिंग शुड भी एकदम क्लियर होना चाहिए, लीजिबल होना चाहिए, पढ़ने के लायक होना चाहिए, तो आपको मार्क्स दिया जाएगा। अदरवाइज मार्क्स का डिडक्शन भी किया जा सकता है। समझ में आ रही बात है। लीजिबल का मतलब क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर हैंड राइटिंग, ऐसा नहीं कि छुट पिछुट कुछ लिख रहे हैं। और ये कैसे लिखा जा सकता है, वन फिंगर स्पेस हम बचपन में सीखा करते थे, वैसा आप इस्तेमाल किए। एक वर्ड लिखा, लाइक कोई भी एक वर्ड लिखा है, फिर उसमें एक छोटा सा वन फिंगर स्पेस दे दी, फिर लिख दिया कोई, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो इस तरह से लिख दिया अच्छे से, राइट। तो एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि रीडेबल है, समझ पाए सामने वाला व्यक्ति जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, एग्जामिनर, राइट। यूपीएससी ने एक डायरेक्ट वर्ड में बोला कि मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज। आपके पास अगर सुपरफिशियल नॉलेज है तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो क्या आवश्यकता है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द की फॉर द सक्सेस फॉर द यूपीएससी। अगर डेप्थ आपको है किसी भी सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। और जो सुपरफिशियल नॉलेज की हम बात कर रहे थे वो सुपरफिशियल नॉलेज आपको मिलेगा एनसीईआरटी की बुक्स होती है उससे, और टेक्स्ट बुक जो होती है वो आपको नॉलेज देगी। सो अगर मैं कहूँ आपको एनसीईआरटी की बुक्स प्लस टेक्स्ट बुक इक्वल टू IAS, तो आई डोंट थिंक इट विल बी लाइक एग्जैजरेशन। सो अगर एनसीईआरटी की बुक्स एंड टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है सो देन यू कैन बिकम IAS ऑफिसर। इज दैट क्लियर। आगे उन्होंने बात कही यूपीएससी ने कि आप जब आंसर लिखते हो और आपको आंसर लिखने के बाद हम जो आपको क्रेडिट देंगे, नंबर देंगे, वो किस चीज़ के लिए देंगे। उन्होंने बोला कि ऑर्डरली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए, कंबाइंड विथ ड्यू इकोनॉमिक वर्ड्स। क्या मतलब होता है इसका, ऑर्डरली का मतलब ये कि एकदम फॉर्मल, एकदम पैराग्राफ में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन और बॉडी एंड कंक्लूजन। एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव का मतलब होना चाहिए कि यूपीएससी ने जो पूछा है वो लिखना है, इफेक्टिव लिखना है, और एग्जैक्ट जो पूछा है, आपसे पूछा है कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, है या नहीं, यस है तो हाँ भरिए, नहीं है तो मना करिए। ये फिर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया,
सो एग्जैक्ट बताइए, ऐसा मत बताइए कि हाँ ये उत्तर प्रदेश के आसपास और नॉर्थ में कहीं है, ऐसा मत बताइए घुमा फिरा के मेरे भाई। आप एग्जैक्ट बताइए ना कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि बात कहने में, मतलब एक कहावत है ना हिंदी में, एक मुहावरा है कि गागर में सागर भरने वाली बात होना चाहिए, एकदम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और ड्यू इकोनॉमिक वर्ड्स, इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि गागर में सागर भरने वाली बात होना चाहिए। दैट मीन स्टिक टू द लिमिट वर्ड्स। अगर 150 शब्द में लिखा है तो 150 में ही लिखिए, 145 में लिख दिए, लेकिन 170, 75 या फिर 200 में लिख रहे हो मत लिखिए, कोई मतलब नहीं, आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा और आपका पेपर छूट जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद में उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट शुड यूज़ इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स ऑफ द जो न्यूमेरिकल्स है वो, जैसे कि ऐसे होते हैं इंडियन वाला 1 2 3 4 5 सीखे तो ये एक एक्सेप्टेबल है, बट जो रोमन वाले हैं और ये वाले हैं सो इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, सो इट्स बेटर टू राइट 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट लाइक दिस। सो अवॉइड लाइक ABC समथिंग, ऐसा नहीं कि एकदम गलत काट देंगे, बट जो लिखा है यूपीएससी में उसका अपन फॉलो कर रहे हैं, राइट। मेंस एग्जामिनेशन उन्होंने ये बोला कि भाई मेंस एग्जामिनेशन बेसिकली चाहता क्या है, आपको असेस करना चाहता ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट, तो जो आपके पास बौद्धिक लक्षण है उसकी एक परीक्षा करना चाहता है यूपीएससी, और आपके अंदर समझ कितनी है, गहराई कितनी है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है कैंडिडेट की, कि ऐसा तो नहीं सिर्फ रेंज ऑफ सुपरफिशियल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरीज है, कुछ फैक्ट्स याद कर लिए हो गया काम, ब्यूरोक्रेट बन गए, नो। आपके पास लक्षण होना चाहिए एक ब्यूरोक्रेट बनने के, एक सिविल सर्वेंट बनने के, समझ होना चाहिए चीज़ों की, राइट। सो हम एस्पिरेंट्स के लिए एक लर्निंग क्या हो सकती है कि इंटेलेक्चुअल ट्रेड प्लस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि एकदम इफेक्टिव होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए हमारा एक्सप्रेशन, जो भी हम मसाला लिख रहे हैं उसका। समझ में आती बात आपको? सो हमको रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और मेमोरीज नहीं देना है, राइट है। अगला यूपीएससी ने राइट वर्ड्स ये बोला है कि नेचर ऑफ द स्टैंड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज पेपर विल बी सच टू टेस्ट द कैंडिडेट्स, जो कि जनरल अवेयरनेस होगी और वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब जो भी क्वेश्चन बनाया जाएगा वो GS 1 2 3 4 है उस सिलेबस के अंदर से ही होता है, और आपका जनरल नॉलेज ही चेक किया जाता है, और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका रिलेवेंस सिविल सर्विस के करियर में होता है। Being a civil servant, it's your responsibility to understand the generalistic perspective of the society, generalistic perspective of the economy. स्पेशलिस्ट नहीं, एक जनरल व्यू आपको पता होना चाहिए, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसमें, राइट है। ये बात जरूरी याद रखिएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो सिलेबस से ही पूछती है, तो क्या करना है हमको, मेंस का सिलेबस उसको रट्टाफिकेशन कर लीजिए, याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, वट एवर यू से, बट यू विल हैव टू मग अप इट। इज दैट क्लियर? उन्होंने ये बोला है अगला डायरेक्टिव वर्ड यूपीएससी ने कि एक रिलेवेंट इश्यूज़, मतलब वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सिलेबस दे रखा हो, एन एबिलिटी टू एनालाइज, किसी भी इशू को एक एनालाइज करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। बीइंग एन सिविल सर्वेंट, बीइंग एन ऑफिसर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड और एनालाइज द इशूज़, राइट। बहुत सारे कोई भी इश्यूज आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करो। सो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लस इंटेलेक्चुअल ट्रेड इज इक्वल टू द एबिलिटी टू एनालिसिस द इशू, राइट। फॉर एग्जाम्पल पूछ ले कि पॉवर्टी के 15 कारण बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट के 15 कारण बताइए। सो फॉर दैट मैटर ये बोला गया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक गोल्स और हमारी प्रॉब्लम्स है जो कि हम डे बाय डे लाइफ में हम डील करेंगे सिविल सर्वेंट होने के नाते, सो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड यू विल हैव टू अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट। सक्सिंक्ट वर्ड बोला उन्होंने, मतलब ये कि एकदम बढ़िया से, सक्सिंक्ट मतलब होता है कि लाइक आई वुड से कि द इंटेलेक्चुअल वाले पॉइंट है, एक क्रिप्स पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और कम वर्ड में अपनी बात को कहने की क्षमता होना चाहिए, राइट। सो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ रीडिंग से आएगा। NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ी है, एंड टेक्स्ट बुक इक्वल टू, ये गाइड और कुंजी का मतलब नहीं होता टेक्स्ट बुक, इसका मतलब कोई गाइड और कुंजी उठा लिया और वहाँ से पढ़ लिया और रट लिया, और ना मेरे भाई, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है को बढ़िया वाली बुक पढ़ना होता है। लाइक BL फाड़िया हो गई है, अच्छी बढ़िया बुक है, या फिर पार्लियामेंट की कश्यप सर की बुक आती है, इतनी बढ़िया बुक आती है, तो मतलब जो एकदम बहुत बढ़िया अच्छे ऑथर के द्वारा बुक लिखी गई है, एक्चुअल में बुक है, कुंजी नहीं है, गाइड नहीं है, वो मत पढ़िए, राइट। कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, एक रिलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सक्सिंक्ट आंसर देना चाहिए। वही है, वर्ड लिमिट इम्पैक्टफुल होना चाहिए, वर्ड लिमिट के अंदर इम्पैक्टफुल आंसर होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या है कि भाई
क्वेश्चन को एड्रेस होना चाहिए, जो पूछा है वही मतलब उसका समझ में आना चाहिए। कुछ भी लिख दिया और मतलब समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल करना है आपको, right? So in this video basically we are going to talk about the keywords, keywords given by the UPSC, like explain, evaluate, comment, discuss, examination, critical analyze and substantiate करिए, राइट? और ऑप्शनल डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो कि इलुसिडेट या क्रिटिकल एनालिसिस, जस्टिफाई, दीज आर दी सम अदर वर्ड्स विल डिस्कस लेटर। सो बॉडी का तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड ऑल दिस, ये तो कॉमन लाइक कॉन्स्टेंट होता है इन सारे इसमें डायरेक्टिव वर्ड्स में, बट थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होता है। सो दैट्स वाई वी आर मेकिंग वीडियो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट? सो जो भी हम चीज़ करते हैं इनको समझ लिए अच्छे से और इसका इस्तेमाल करिए आंसर राइटिंग करते समय। तो सबसे पहले पॉइंट आता है अपना इवैल्यूएट, कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यूपीएससी ने पूछा था इवैल्यूएट सुभाष चंद्र बोस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसमें पूछा है इवैल्यूएट वर्ड आया, यूपीएससी ने पूछा है, सही। तो इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि जब इवैल्यूएट अगर आ रहा है तो हम बोलते हैं कि हमारी कॉपी इवैल्यूएट कर दी। दैट मीन्स यू विल हैव टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर आंसर। So similarly, if any question is given by the UPSC, then you will have to talk about the positive as well as the negative aspect, right? And give the positive conclusion. So हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको ब्रेक डाउन करना है उसके वर्ड्स को। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है सुभाष चंद्र बोस वाला, तो एक वर्ड तो ये हो गया, कंट्रीब्यूशन बताना, और किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें। सो कीवर्ड जो है उसको हमको लाइक जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको हमको क्या करना है, कीवर्ड्स निकालिए और उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए स्टेटमेंट को, एंड देन विल हैव टू टॉक अबाउट होल क्वेश्चन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव पॉइंट्स लिखना अबाउट द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके, एंड पॉजिटिव कंक्लूजन तो देना ही होता है। सो पॉइंट क्या रिमेंबर याद करना कि ब्रेक डाउन द सेंटेंस, और क्लियरली एकदम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन में दे रखे उन वर्ड्स की, ठीक है। और जो हमारा कंटेंट है, लाइक हेड शुड हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, जो भी हमारा देगा कंटेंट उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आना चाहिए बॉडी वाले पार्ट में, एंड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो कांस्टेंट होता है। सो एक्सप्लेन और इवैल्यूएट दोनों में अगर डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो एक्सप्लेन में फैक्ट बेस्ड आता है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं दी जाती है, जैसे कि नहीं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, नो आपका हिसाब पूछ नहीं रहा, एक्सप्लेन पूछा उसने, तो फैक्ट्स बेस्ड आंसर होता है आपका। फैक्ट्स इसका मतलब ये नहीं कि बस लिख दे कि भारत को आज़ादी मिली थी भाई 15 अगस्त 1947 को लिख दे होगा, नहीं। फैक्ट इन द सेंस कि लाइक यू आर गिविंग द सब्सटैंशिएटेड आंसर, फैक्ट्स इन द सेंस यू आर गिविंग द स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू सब्सटैंशिएट योर आंसर, राइट? इवैल्यूएट का मतलब क्या कि हमको ब्रेक डाउन करना है हमारे स्टेटमेंट को, ओपिनियन इसमें दे सकते हैं, स्कॉलरली व्यू दे सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कंट्रीब्यूशन किया कि नहीं किया, अलग अलग स्कॉलर के अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, दैट कैन बी रिटन हियर। लाइक किसी ने बोला कि किया है तो पॉजिटिव में लिख दीजिए, किसी ने बोला कि नहीं किया तो नेगेटिव में लिख दीजिए, राइट? सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट लिखना, और फाइनली कंक्लूजन तो हमको ऑप्टिमिस्टिक देना ही होता है। कमेंट वाला एक वर्ड आता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि पूछा कि साउथ चाइना सी हैज़ assumed great geopolitical significance in the recent context, राइट? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है। सो कमेंट वाला जब डायरेक्टिव वर्ड्स अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस पूछती है तो एक वो कंट्रोवर्शियल या फिर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। सो इसमें हमें बेसिकली क्या करना होता है कि पहले स्टेप तो ये कि जो इशू दे रखा है उस क्वेश्चन में उसको अच्छे से समझिए और एक स्टैंड ले लेती है। इंस्टेंट लेना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की उसके स्टेटमेंट के हमके फेवर में जाना है या फिर उसके अगेंस्ट में जाना है, और फिर फैक्ट्स इसका इस्तेमाल करिए, स्टेटमेंट का इस्तेमाल करिए आपके इंस्टेंट जो भी लिया उसको सपोर्ट करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि बस यही है, कमेंट वाला पूछा है, एक स्टैंड लो कि मुझे ये वाला पॉइंट या ये वाला फेवर लेना है और उसके सपोर्ट में फिर फैक्ट्स दीजिए। इज़ दैट क्लियर? सो सम लिटिल बिट चीज़ लिखी थी, दैट्स नॉट सफिशिएंट लाइक इंपॉर्टेंट हियर टू डिस्कस। एक्सप्लेन का मतलब फैक्ट बेस, जो भी हमारा आंसर आता है फैक्ट्स बेस होगा, कोई ओपिनियन नहीं होती है। कमेंट में बोला कि बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट फैक्ट्स के आधार पर दिया जाता है। थॉट्स को जो भी अपने लिया है पॉइंट उसको जस्टिफाई करना होता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। इवैल्यूएट में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया था और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया जाता है, एंड कंक्लूजन हैज़ टू बी पॉजिटिव, राइट? एक आता है डिस्कस करना होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें होता है इंट्रो, बेसिकली क्रक्स टाइप का देते हैं, ठीक है। सो इसमें हमको कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लगभग सेम होता है, लेकिन अगर डिस्कस की बात होती है तो जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको ब्रेक डाउन करो एंड कॉजेज़ को एलोबोरेट करना है, राइट? फॉर एग्जांपल कि भुखमरी के कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, मतलब पूछा कि लाइक पॉवर्टी इज़ द परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया।
सो यू विल, और आखिरी में राइट टू वर्ड दे रही क्या, डिस्कस कीजिए. सो यू विल हैव टू टॉक अबाउट द कॉजेज कि वाई द पॉवर्टी इज अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, राइट. सो इंट्रोडक्शन में हमको क्या करना है कि नेगेटिव क्रक्स एलिमेंट ऑफ द क्रिटिकली एनालिसिस में, ये दूसरा वर्ड है, डायरेक्टिव वर्ड्स. तो हमें क्या देना है, एक नेगेटिव क्रक्स देना है. फॉर एग्जांपल हंगर इंडेक्स में बता दें कि 10 या 101 या फिर 111 रैंक है आउट ऑफ दिस, राइट है, जो कि बहुत कम है, बट वी हैव इम्प्रूव फ्रॉम लास्ट ईयर. सो एक नेगेटिव भी बता दिया हमने कि इतनी कंट्री में इतनी ज़्यादा रैंक है, और लेकिन हमने इम्प्रूव किया लास्ट ईयर से, राइट. तो एक नेगेटिव इंट्रोडक्शन को पॉजिटिव होप के साथ आपने एक सब्सटेंशिएट कर दिया. फिर स्टेटमेंट होता है, उसको ब्रेक डाउन करना होता है, एंड जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है कि वाई ये चीज़ हो रही है. सो उसको बोलते हैं एनालिसिस करना है, क्रिटिकली एनालिसिस करना है. इज दैट क्लियर? माइन्यूट डिफरेंस है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड ना, यू विल बी लाइक रॉकिंग कर लोगे. सो इसमें भी कमेंट वाला वर्ड था, तो इट्स लाइक नो नीड टू डिस्कस बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट दी या पॉजिटिव नेगेटिव सेम थिंग. ये कुछ लिखने की मैंने कोशिश की थी कि भाई किस तरह से क्या चीज़ होती है. सो एनी वे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर राइट नाउ. लाइक डिस्कस वाला ये भी एक पॉइंट था, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. क्रिटिकली एनालिसिस वाला, अब क्रिटिकली एनालिसिस वाला अगर पॉइंट आता है तो उसमें क्या करना है, हमको नेगेटिव क्रक्स विद दी एलिमेंट ऑफ देना है, स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना है, नेगेटिव पॉइंट उसको हाईलाइट करना है, कंक्लूजन सेम होगा. अब देखो इसमें लिखा कि अगर आपको पूछा कि क्रिटिकली एनालाइज, लेकिन इसमें आपको हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है. आप डिप्लोमेट बन रहे हो तो डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, फैक्ट्स के साथ क्रिटिसाइज कीजिए कि गरीबी ये हो रही है. ऐसा नहीं बोलते कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी. अरे तो बताओ ना भाई, जैसे कैसे बताओगे कि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, उसने बोला कि 21.4% के आसपास अभी भी BPL या बिलो पॉवर्टी लेवल है, राइट. सो फैक्ट बेस्ड आप दे रहे हैं, राइट. या ओपिनियन मत दो अपनी कि मेरे हिसाब से गरीबी भारत में बहुत ज़्यादा है. अरे तुम्हारा हिसाब क्या है, तुम क्या वो प्रधानमंत्री हो या क्या हो? आपकी ओपिनियन कुछ नहीं बनती है. अगर फैक्ट्स और डेटा, फैक्ट्स एंड इकोनॉमिक सर्वर, बजट और गवर्नमेंट डेटा के आधार पे अपनी बात कह रहे हो तो आपकी बात मानी जाएगी. अदरवाइज आपकी ओपिनियन नहीं है. आप कोई बहुत बड़े महान थिंकर नहीं है, सोक्रेट्स नहीं, प्लेटो नहीं है, राइट है. हम तो वही चीज़ पढ़ते हैं जो उन्होंने पहले ही दे चुके हैं, राइट. सो डोंट से कि मेरे हिसाब से नो. जब आपसे पूछा जाता है एथिक्स में तो अपने हिसाब से बताइए, लेकिन जहाँ नहीं पूछा जाता वहाँ अपने हिसाब से चीज़ें नहीं बताओ तो ज़्यादा बेटर है. जो वर्ड्स के इस्तेमाल करते हो उसका बहुत ही केयरफुल होना चाहिए. चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी केयरफुल, है ना. और आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, क्या आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं लेकिन बोलते हैं ना भिगो के जूते मारने वाली बात है. सो क्रिटिसाइज विद दी सॉफ्ट वर्ड्स, एक एकदम प्यार से क्रिटिसाइज कीजिए. ऐसा नहीं कि एकदम बोले हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल कर लिया. जैसे कि बोलते कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान को एक लेसन पढ़ा दिया. तो इंडिया हैज़ टॉट लेसन इन द 1971 टू दी पाकिस्तान. अरे यार, किसी को लेसन देना, किसी को सबक सिखाना, ये एक हार्श लैंग्वेज हो गई है. इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं कि सर इंडिया हैज़ प्रोजेक्टेड, या फिर आई वुड से कि इंडिया ने क्या किया, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पावर किया. एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है कि पावर का प्रोजेक्शन किया है, राइट. सो एक डिप्लोमेटिकल जो लैंग्वेज होती है डिप्लोमेट्स की, वो इस्तेमाल करिए, ना कि आप ऐसी पॉलिटिशियन की और ऐसी जनरल पीपल की लैंग्वेज का इस्तेमाल आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, right. So critically analysis and critically discuss both are the same, that format can be used for both of the directive words. एनालाइज करने के लिए बोलते हैं कि ये इशू है, इसको एनालाइज करिए. तो इसमें क्या करना है कि पॉजिटिव इंट्रोडक्शन देना है आपको, स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना फुल्ली, इन ईच वर्ड्स को क्या करना है, एलोब्रेट करना विद अ पॉजिटिव एंगल. एनालाइज में करना पॉजिटिव एंगल के साथ आपको करना, अनलेस स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव वर्ड से ही दे रखा है. अगर नेगेटिव वर्ड से ही दे रखा है कि भाई क्राइम वगैरह चल रहा है महिलाओं के, तो वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली उसको उसके हिसाब से करना है. उसमें भी ये पॉजिटिव मत बोलना नहीं क्राइम हो रहा है महिलाओं के अगेंस्ट तो बहुत अच्छी बात है. नो. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. सो आंसर जो होना चाहिए उसकी अप्रोच एक्चुअली पॉजिटिव होना चाहिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन में आपके फैक्ट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों को चेक किया जाता है, ठीक है. सो इस क्वेश्चन में एनालाइज में जिसके फैक्ट्स होते हैं, जिसका स्टेटमेंट सही होते हैं, जिसकी नॉलेज अच्छी होती है, उसका आंसर अच्छे से लिखा जाएगा. अदरवाइज तो फिर खाना पूर्ति होगी, राइट है. सो इसमें ओपिनियन मत दीजिए, जो पूछा है वो दीजिए, राइट. एक सब्सटेंशिएट वाला एक
डायरेक्टिव वर्ड था कि सब्सटैंशिएट अगर पूछ लिया कि ये वाला क्वेश्चन है उसको सब्सटैंशिएट कीजिए। सो इसमें बेसिकली क्या लिखा जाता है, इसमें ये लिखा जाता है क्रक्स, ठीक है, एनालाइज करना होता है, मतलब इंट्रोडक्शन तो सेम ही होता है। अब इसमें क्या होना, बॉडी में क्या करना होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का ब्रेक डाउन सब जगह होता है, बट जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी चेंज हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो बेस्ड ऑन द डेटा एंड डेट्स, मतलब वही कि टेबल बना दो और पावर्टी को दिखा दो, अगर पावर्टी से रिलेटेड अगर कुछ पूछा है तो फैक्ट्स कुछ देना है आपको, ठीक है। रिसर्च इफ़ एनी, कोई रिसर्च अगर पब्लिश किया रखा है कि ये वाला रिसर्च हुआ है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है वो ठीक ठाक है कि नहीं, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो अभी ठीक ठाक है कि नहीं है हमारे देश के लिए, या फिर कुछ अलग आना चाहिए। कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ तो वो चीज़ लिख सकते हो। कोई रिपोर्ट्स आई हो अगर उसमें कुछ बात की तो आप वो लिख सकते हैं, राइट। और रिपोर्ट्स वगैरह को इस्तेमाल करते हो उसको फुल नेम लिखिए, किसी एजेंसी ने जारी किए ईयर अगर याद ईयर लिखिए, और तभी यूज़ करो, नहीं तो एसेंस लिखो बस और बिना नाम के। अगर आपको ईयर और फुल नाम है एजेंसी का तो आप उसका इस्तेमाल करो, अदरवाइज एसेंस लिखो बस कि उसका एसेंस क्या था, दैट्स इट, राइट। सो ये क्या है कि फैक्चुअली ओरिएंटेड आंसर होगा ये, ठीक है। सो सब्सटैंशिएट करोगे, मतलब अपने पॉइंट को सब्सटैंशिएट करो, आपने बात कही और उसको अपने फैक्ट्स दिया, ये डेटा दी, ये रिपोर्ट दी, रिसर्च दिया और ये बताया, तो आपकी बात को एक ब्यूरोक्रेट की तरह लिया जाएगा कि हाँ यार इस बंदे में दम है, ही इज़ द वन गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, राइट। सो दीज वर द लाइक की वर्ड्स अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए, जो कमेंट वाला था या इवैल्यूएट वाला था या फिर सब्सटैंशिएट वाला था, डिस्कस वाला था, क्रिटिकली एनालिसिस वाला था, क्रिटिकली एनालिसिस वाला, क्रिटिकली फिर एनालिसिस वाला था, क्रिटिकली डिस्कस वाला था, राइट। सो ये सारे के सारे वर्ड्स अपने डिस्कस किए। ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं GS 1, 2, 3, 4 में देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से ये तो पता चला कि एक्चुअली इन वर्ड्स का कोई मतलब होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इन वर्ड्स से कोई लेना देना नहीं होता, सीधा आंसर लिखना होता है। नहीं, आपको लेना देना होना चाहिए क्योंकि UPSC के सिलेबस में ही लिखा है मेरे दोस्त, राइट। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ सीखने को, समझने को और कुछ पॉजिटिव इनपुट्स फ्रॉम माय साइड आपको मिला होगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड कीप राइजिंग। हैव अ नाइस डे।